गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का टॉपिक नंबर 6 जिसका नाम है कार्य ऊर्जा और प्रमेय। कार्य ऊर्जा और शक्ति, उस टॉपिक में आज अध्ययन करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी कण या वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। मैं अपनी बात को पुनः आपके सामने रखता हूँ। किसी कण या वस्तु द्वारा सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है और यही कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अध्ययन किया है कि किसी कण या वस्तु पर किया गया कार्य की गणना हम दो प्रकार से करते हैं, नियत बल द्वारा किया गया कार्य और परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पर भी हम कार्य ऊर्जा प्रमेय का दो रूपों में अध्ययन करेंगे। पहला रूप आपका होगा नियत बल द्वारा, नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, और दूसरा होगा परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। स्टूडेंट्स, हमने कार्य नियत बल के लिए कार्य निकाला और परिवर्ती बल के लिए कार्य निकाला। उन्हीं को आधार मानकर कार्य ऊर्जा प्रमेय हम निकालेंगे। और हम ये जानते हैं कि किसी कण या वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उसी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आप लिख लीजिए, किसी कण या वस्तु पर सभी बलों का मतलब है संरक्षी या असंरक्षी। बाह्य वह आंतरिक। संरक्षी व असंरक्षी बल, बाह्य व आंतरिक बल किसी कण या वस्तु पर सभी बलों मतलब है जिसमें संरक्षी बल भी हो सकता है, असंरक्षी बल भी होता है, आंतरिक बल भी हो सकता है, बाह्य बल भी हो सकता है। सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के
तुल्य होता है। अर्थात किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यदि किया गया कार्य W है और डेल काइनेटिक एनर्जी, देखो ये जो डेल है वो आपके परिवर्तन दिखाता है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है और ये गणित में लिखा हुआ है। तो किसी कण या वस्तु के सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है और यही हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है, जिसका अध्ययन हम दो रूप में करेंगे, नियत बल के लिए किए गए कार्य और परिवर्तित बल के लिए किया गया कार्य। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं नियत बल के लिए किया गया कार्य। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। हम जानते हैं कि गति का तृतीय समीकरण निम्न है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a वस्तु का त्वरण है, s उसमें विस्थापन है। जैसे मान लो कि कोई m द्रव्यमान का पिंड है जिसका शुरू में वेग प्रारंभिक वेग u है, ये t समय में इस पिंड का वेग यानी m द्रव्यमान पिंड का वेग v हो जाता है और ये विस्थापन यदि s है तो गति का तृतीय नियम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब हम ये क्या करेंगे, इसको दे दें समीकरण नंबर 1। या मैं इसको और रूप देता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब मैं पूरी लेफ्ट को राइट बनाऊंगा और राइट को लेफ्ट बनाऊंगा, तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो as बराबर 1/2 v स्क्वायर माइनस 1/2 यू स्क्वायर। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 को m बटा m से गुणा करने पर तो यह जाएगा MAS इज इक्वल टू 1/2 MV स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 MU स्क्वायर। अब देखो आपने
गति के द्वितीय नियम में देखा था कि द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर होता है बल। द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर होता है बल। तो एफ एस इजिकल टू 8/2 एम वी स्क्वायर माइनस 8/2 एम यू स्क्वायर, चूँकि एफ बराबर एम ए। और ये आप चित्र में देख रहे हो कि जिस दिशा में पिंड जा रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, अर्थात विस्थापन और बल के मध्य कोण थीटा है। तो यहाँ पर एफ सदिश डॉट डी एस सदिश क्या हो जाएगा, एफ एस कोस 0 डिग्री बराबर एफ एस। तो जब पिंड को u वेग से जब अंतिम वेग v होता है और विस्थापन s है, तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या हो गया, w बराबर एफ एस, एफ सदिश डॉट एस सदिश बराबर एफ एस कोस 0 डिग्री। क्योंकि बल और विस्थापन के बीच में यहाँ 0 एंगल बन रहा है, इसलिए एफ एस क्या हो जाएगा, w बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और इसको हम लिखते हैं W बराबर डेल काइनेटिक एनर्जी। और यही बात हमने यहाँ शुरू में लिखी है कि किसी कण या वस्तु पर सभी बलों, और सभी बलों से तात्पर्य है वो चाहे संरक्षी हो या असंरक्षी बल हो, बाह्य हो या आंतरिक हो, किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और वही अपन ने यहाँ निकाल दिया है। तो किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। और ये अध्ययन हमने किया नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा परिमेय से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा अध्ययन करेंगे परिवर्ती बल द्वारा या परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा परिमेय। तो हमारा 2 भाग आ जाएगा परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा परिमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर फ्रॉम वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम वर्क फ्रॉम वेरिएबल फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जब परिवर्ती बल द्वारा किया कार्य मैंने पढ़ाया था तब बताया था कि परिवर्ती बल द्वारा किया कार्य बराबर क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होगा वही किया गया कार्य होता है। और हमने एक सूत्र व्युत्पन्न किया था, कार्य W बराबर एक्स आई इजिकल टू एक्स एफ, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि U इजिकल टू वी एफ सदिश डॉट डी एस सदिश। अब हमने देखा कि जो बल है बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। जिधर वस्तु गति कर रही है उधर ही विस्थापन हो रहा है, अर्थात यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री है। तो यहाँ यदि हम इस
एफ सदिश डॉट डी एस सदिश को हम तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा u से v एफ डी एक्स कॉस 0 डिग्री, अर्थात ये हो जाएगा w बराबर u से v एफ डी एस, चूँकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1। और हम जानते हैं कि F बराबर एम ए बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और जो V होता है होता है dV अपॉन dt। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, ये भी हम जानते हैं। और दूसरा हो जाएगा m dV अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। देखो यहाँ dV अपॉन dt को मैंने ds से हंस से मल्टीप्लाई कर दिया और ds से ही हर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, तो dV अपॉन ds। तो ये आपका F इजिकल टू आ गया F इजिकल टू, ये मान लेते हैं आपका हो गया समीकरण नंबर 3, F इजिकल टू एम वी डी वी अपॉन डी एस समीकरण 3 में रखने पर तो किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर U से V एम वी डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस, ये डी एस से डी एस कैंसिल, U से V एम वी डी वी। यहाँ देखो dV है, इसका मतलब है V के सापेक्ष हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अब V के अलावा जो भी टर्म होगी वो समाकलन से बाहर आ जाएंगी, अर्थात ये आपका हो जाएगा m U से V V डी वी। स्टूडेंट्स, आपने जब अवकलन और समाकलन पढ़ा था वह देखा था कि x की पावर n डी एक्स बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस, क्योंकि अब समाकलन जब लिमिट लगी होती है तो उसे हम कहते हैं निश्चित समाकलन, और जब निश्चित समाकलन होता है तो यहाँ समाकलन नियतांक c नहीं लगाते हैं। और यहाँ देखो अनिश्चित समाकलन है, समाकलन की सीमाएं नहीं हैं, इसलिए समाकलन नियतांक लगाएंगे। जब भी अनिश्चित समाकलन होता है तो हम समाकलन नियतांक c का इस्तेमाल करते हैं, और जब लिमिट दी हुई होती है तो उसे हम कहते हैं निश्चित समाकलन, और उस स्थिति में हम समाकलन नियतांक c का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर लिमिट दी हुई है इसलिए हम c का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हमारा यहाँ x की जगह dv है और x की पावर n जगह v है, तो ये हो जाएगा v dv, और ये हो जाएगा आपका v की पावर 1 या 1 है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। तो v dv क्या हो जाएगा, तो W बराबर m v स्क्वायर बाई 2 u से v। जब भी हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट या निम्न सीमा और उस सीमा का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो m v स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर हम सूत्र का लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट रखते हैं, v की जगह रखेंगे u स्क्वायर बाई 2, या m से हम लगता है m v स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 m u स्क्वायर।
बराबर W बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर W बराबर काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन। अब आपने देखा, चाहे नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा परिमेय निकालें, चाहे प्रवृत्ति बल के लिए कार्य ऊर्जा परिमेय निकालें, किसी कण या वस्तु के सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। अर्थात किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और यही कार्य ऊर्जा परिमेय है। अब इस कार्य ऊर्जा परिमेय के कुछ पॉइंट टू रिमेंबर है। पॉइंट टू रिमेंबर, पहला आपका है, यदि गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक आता है यदि गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक आता है अर्थात किया गया कार्य ऋणात्मक है, यदि गतिज ऊर्जा घटती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। दूसरा है, यदि गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो किया गया कार्य धनात्मक है। यदि गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर में तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा पॉइंट है, जो गतिज ऊर्जा है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। चौथा पॉइंट है, जब आरोपित बल का परिमाण या दिशा या दोनों परिवर्ती हों, जब आरोपित बल का परिमाण या दिशा या दोनों परिवर्तित हों, तब कण या वस्तु द्वारा किया गया कार्य निम्न होता है, और होता है W बराबर 1/2 mv²। डियर स्टूडेंट्स, कई बार ये प्रश्न आता है कि कार्य ऊर्जा परिमेय होती है किसी कण या वस्तु द्वारा
किसी कण या वस्तु के सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। परंतु जब आरोपित बल का परिणाम या दिशा, या तो आरोपित बल का परिणाम परिवर्ती हो या दिशा परिवर्तित हो या परिणाम और दिशा दोनों परिवर्तित हो, तब किसी कण या वस्तु द्वारा किया गया कार्य W बराबर F/2mv² होता है। और आपने ये चित्र में देखा था कि प्रारंभ में m द्रव्यमान के पिंड का प्रारंभिक U है। यदि हम इसे F बल आरोपित करते हैं और ये S समय विस्थापित होकर इसका अंतिम बल V हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आप हो जाएगी F/2mv² और t समय बाद में इसका अंतिम वेग v हो जाता है, तो अंतिम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी F/2mv²। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेली अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यदि हम व्यवहारिक रूप में देखें तो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा कितना आएगी? KE फाइनल माइनस KE इनिशियल बराबर F/2mv² माइनस F/2mu²। और यही क्या होती है? आपका किया गया कार्य होता है। जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वही कार्य होता है। कार्य की कोई अलग से परिभाषा नहीं है भाई। जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वही कण या वस्तु द्वारा किया गया कार्य है। तो पॉइंट टू रिमेंबर में पहला पॉइंट है, यदि गतिज ऊर्जा घटती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जब हमने कार्य वाले टॉपिक में पढ़ा था कि कार्य ऋणात्मक कब होता है? जब आरोपित बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, या जब आरोपित बल और विस्थापन के बीच एंगल 180 डिग्री हो, तब हम कहते हैं कि कार्य ऋणात्मक है। परंतु कार्य ऊर्जा प्रमेय में यदि हम देखें, यदि गतिज ऊर्जा घटती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। और हमने ये भी देखा था कि जब जिधर आरोपित बल लगता है उधर ही कण या पिंड में विस्थापन होता है, तो उस स्थिति में किया गया कार्य धनात्मक होता था। परंतु यदि हम कार्य ऊर्जा प्रमेय में देखें, यदि गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो किया कार्य धनात्मक होगा। गतिज ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है। यदि निर्देश तंत्र में परिवर्तन करोगे, यानी कि x, y और z में परिवर्तन करोगे, तो गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। और तीसरा पॉइंट है, यदि आरोपित बल का परिमाण बदल जाए या आरोपित बल की दिशा बदल जाए या परिणाम और दिशा दोनों बदल जाएं, तो वस्तु या कण की गतिज ऊर्जा W बराबर या कार्य बराबर F/2mv² होगी। क्योंकि हम ये जानते हैं जो गतिज ऊर्जा होती है वही कार्य होता है। जो गतिज ऊर्जा होती है वही कार्य होता है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय हो गया, किसी कण या वस्तु के सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उसी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। अर्थात किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल government.vlogs।